अकबर इलाहाबादी ने कभी एक शेर कहा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अखबार धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट होता गया और अब जो है वो इतना बड़ा दायरा हो गया है कि अब सोशल मीडिया भी है और कई तरह का मीडिया है। तो ये मीडिया क्या कर रहा है, ये किसके साथ खड़ा है, इसमें किन की पूंजी लगी है, कौन इस पे कब्जा करना चाहते हैं, ये बहुत सारी बातें बहुत लोगों के जहन में होती है। और बहुत बार हम सोचते हैं कि हमको लगता है ये चौथा स्तंभ है और ये जो कुछ कह रहा है सही कह रहा होगा, पर क्या ये जो प्रेस है, जो प्रेस की आज़ादी है, वो क्या पर्स की आज़ादी है या वो लाभ लेने की आज़ादी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रायपुर में पी साईनाथ आए, निरंतर पहल जो है एक पत्रिका है उसके वार्षिक समारोह में, और वहां उन्होंने प्रेस की आज़ादी या पर्स की आज़ादी पर एक लंबा 2 घंटे का व्याख्यान दिया। और जो कुछ बातें उन्होंने कही वो बातें निश्चित रूप से जो मीडिया का पोस्टमार्टम करती हैं या मीडिया किस तरह का आचरण कर रहा है या उसके पीछे कौन कौन सी पूंजी लगी है और कौन कौन से बड़े कारपोरेट घराने के हित उससे सध रहे हैं और वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो जन आंदोलनों को किस तरह कुचलते हैं, वो जनता की आवाज को कहाँ दबाते हैं, वो किसके हक में काम करते हैं या उनको किस तरह काम कराया जाता है। ये बहुत सारे ऐसी बातें थी जिसको कि पी साईनाथ ने अपने 2 घंटे के धारा प्रवाह भाषण में बहुत सारे तथ्यों और आंकड़ों के साथ कहा। तो मीडिया का पोस्टमार्टम यानी उसकी बहुत सारी दिशा और दशा के बारे में बातचीत। मीडिया यूं तो सबकी खबर लेता है, मीडिया की आंख दरअसल उसके नियंताओं की आंख होती है। मीडिया में छपे सच जो है वो वही सच दिखाता है जो उसका नियंता या उसका मालिक उससे चाहता है। हम जिसे मेन स्ट्रीम का मीडिया कहते हैं, दरअसल वह मेन स्ट्रीम नहीं, वह कारपोरेट मीडिया है। और ये कारपोरेट मीडिया जो है अपने व्यावसायिक हितों के लिए जैसा उसको जरूरत पड़ती है उस तरह का वो आचरण करता है। उसको ध्यान में रखकर ही मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ऐसा नैरेटिव सेट करता है या रचता है, जो सच रचता है वो सच पूरी तरह होता है या नहीं होता पता नहीं, पर कैमरे की आंख उतना ही या जो लिखते हैं उसमें वो उतना ही बताते हैं जो उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ देता है। अक्सर मैं अपनी संपादकीय में और सुभाष की बात में यह बात अलग अलग अवसरों पे कह चुका हूं, किंतु बहुत ही व्यवस्थित रूप से आंकड़ों के साथ किसी एक सभा में 2 घंटे तक बहुत ही प्रभावी तरीके से तथ्यपरक आंकड़े के साथ देश के ख्यातिनाम पत्रकार जब पी साईनाथ ये बात कहते हैं तो उस वृंदावन हॉल में बैठे तमाम प्रबुद्ध जन, जिसमें पत्रकारों की संख्या ज्यादा है, साहित्यकारों की संख्या ज्यादा है, वो चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस उसको सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई है और उस सच्चाई को उनको सुनना है। पर उनकी बात जो मेन स्ट्रीम का मीडिया उसमें नहीं आएगी क्योंकि वो उसके खिलाफ जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता या पर्स की स्वतंत्रता पर जब वो गहन रिसर्च और जन सरोकारों से जुड़ी बातों पर अपनी बात रखते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे ऐसे तथ्य या कहें कि बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीजें बताते हैं जो हमको शायद या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। उन्होंने हिंदुस्तान के मीडिया की दुर्दशा को बताते हुए कारपोरेट मीडिया की असलियत जो है वो सबके सामने रखी और बताया कि किस तरह कारपोरेट मीडिया आचरण करता है। तो चलिए क्या कहा पी साईनाथ ने, थोड़ा एक अंश जो है उनके भाषण का सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि डोमिनेंट मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम कहते हैं, मैं उसको कॉर्पोरेट कहता हूँ। कॉर्पोरेट मीडिया है, ओनरशिप कॉर्पोरेट है, फंक्शनिंग कॉर्पोरेट है। इफ यू एनालाइज इट एज अ कॉर्पोरेट यू विल बेटर अंडरस्टैंड हु दे आर एंड व्हाट दे आर डूइंग। इंडिपेंडेंट मीडिया जैसा निरंतर पहल को और देयर आर पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, उनके लिए एक अलग फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस चाहिए। लेकिन जब हम मीडिया के बात कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड हु दिस मीडिया इज। जब हम मीडिया कहते हैं इस देश में, वी आर
दो एंटिटी है उसमें, दो इंडस्ट्री है जो मीडिया कहते हैं। जब आप स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस देखो, कॉर्पोरेट एनालिसिस देखिए, जब आप बड़ा बड़ा सर्विसेज फर्म्स होता है, अर्नस्ट एंड यंग जो इंडस्ट्री एनालिसिस कहते हैं, वो सब दोनों इंडस्ट्री एक साथ रख के एनालाइज करते हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये कोई अलग चीज नहीं है। दे आर कैटेगराइज्ड एज वन because they are an industry based on making profit from these two entities. अक्सर हम देखते हैं कि कुछ एक समाचार पत्रों, टीवी चैनल जो कि मेन स्ट्रीम का मीडिया कहलाता है, उसमें जब हम उसकी खबरें देखते हैं, उसके कंटेंट को देखते हैं, तो हमको लगता है कि एक सा है। हम जब चैनल बदलते हैं या हम अखबार के पृष्ठ बदलते हैं तो हमको लगता है कि ये तो कोई तयशुदा एजेंडे पर ये काम करते हैं, और कई सारे वार रूम से उनकी हेडिंग भी तय होती है, उनकी खबरें भी तय होती है, और जो उसके डिबेट भी तय होते हैं। तो हम पिछले 2 दशक में मीडिया में जिस तेजी से बदलाव आया है, वो एक कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि इसमें जो है पूंजी का इसके साथ गहरा संबंध है। भूमंडलीकरण और बड़ी पूंजी के वर्चस्व की वजह से जो है कहीं ना कहीं हमारा जो मीडिया है, वो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, एक वैकल्पिक मीडिया भी है जो जन सरोकार से जुड़ा वो मीडिया भी है, और दूसरी तरफ जो है ये मेन स्ट्रीम का मीडिया है जो लोगों की वकालत करने की बजाय उद्योग धंधों, बड़े घरानों और कारपोरेट और बाजार की वकालत करता हुआ हमको दिखता है, और उन्हीं के हित साधने की कोशिश करता है। एक प्रकार से वो हमको कब पाठक या दर्शक से उपभोक्ता में कन्वर्ट करता है हमको पता नहीं चलता। मीडिया पाठक दर्शक को जब उपभोक्ता के रूप में सामान प्रस्तुत करता है या चीजें करता है, या उसका माइंड सेट बदलने की कोशिश करता है, उसका नैरेटिव सेट करता है और उसको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाता है, तो हम चौंकते नहीं है। मीडिया में कारपोरेट पूंजी, मटमैली पूंजी, क्षेत्रित अवतरित पूंजी तथा स्थानीय गठबंधन की जो पूंजी है, उसका जो बंधन है उस पूंजी का, तो वो पूंजी की जो मारामार हमको वहां दिखाई देती है। और ये भी है कि सरकारें को लगता है कि जो बड़ा मेन स्ट्रीम का मीडिया है, सारे सरकारी विज्ञापन, बड़े पैसे उन्हीं को दिए जाते हैं ताकि वो सरकार जैसा चाहती है वैसा करे। या महामारी की स्थिति अब संस्कृति और अब पत्रकारिता को ही जन्म दे रही है। तो मेगासे पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार श्री साईनाथ जो है, पी साईनाथ, अपने व्याख्यान में कुछ एक ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमको इसकी परत दर परत खोलता है, और वो जो तथ्यपरक जानकारी है, वो जानकारी कहीं ना कहीं हमें चौंकाती है और हमें अपने समय में जो कुछ हम जिसको समझते हैं सच, वो सच के पीछे का सच हमको दिखाती है। वो कहते हैं कि हम जाने माने टीवी एंकरों को देखते हैं और उन्हें हम शक्तिशाली लोगों में शुमार भी करते हैं, और हमको लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन ये बड़े बड़े एंकर जो हैं तब तक ही शक्तिशाली हैं जब तक कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो इनका मालिक है या जो कारपोरेट है, उसकी शक्ति इनके साथ है। अगर ये कहीं उसके खिलाफ बोलेंगे तो फिर ये वहां नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि वो पावरफुल कौन है, उनका मालिक है। वो एनडीटीवी का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि वहां बड़े बड़े एंकर थे। आजकल जो है उनके ऊपर एक प्रोग्राम बनना चाहिए या बन सकता है कि कहां गए वे लोग। दरअसल रवीश कुमार का नाम लेते हैं कि रवीश कुमार जो हैं वो तो अपने साथ अपनी एक फॉलोअर्स को ले जाते हैं, अपने मानने वालों को ले जाते हैं। वो कहते हैं कि आपका एक पावर ड्राइव होता है। एक्सप्लेनेशन है ऐसा कि जैसा मैंने कहा कि रवीश कुमार है, पर उनका जो ऑडियंस है उसे उन्होंने बनाया है, और वो कारपोरेट का इंटरेस्ट में नहीं बनाया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए, वो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे थे, इसलिए उनका एक फॉलोअर का, लाइक करने वालों का वर्ग बना है, जिसकी वजह से वो करोड़ों फॉलोअर्स के बीच में आज रवीश कुमार ऑफिशियल
जो है उस तरह का प्रोग्राम दे पा रहे हैं, तो उनका ऑडियंस उनके साथ जाता है। और आज मैं समझता हूं कि हिंदी पत्रकारिता में वो कह रहे हैं कि कटिंग बेस्ड जर्नलिज्म यूट्यूब पे चलता है। हम ये देखते हैं कि कॉपी पेस्ट का जर्नलिज्म हमारे देश में काफी तेजी से हुआ है। इसी तरह हम बहुत सारे वीडियो उठाते हैं यूट्यूब से। जून 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बाहर से कोई ये नहीं कह पा रहा था कि भाजपा जो है वहां 40 सीटें लूज करेगी, पर कुछ यूट्यूबर थे, कुछ लोग थे जो बड़ा मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं कह पा रहा था, उसको कुछ लोग कह रहे थे, पर उन पे यकीन नहीं हो रहा था। लगा कि ये केवल यूपी की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की शायद 40 सीटें कम होगी। पर जब रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से जो वहां के, जिनको हम छोटा पत्रकार कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं है, उसकी बात सच निकली। तो बहुत बार जो है जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए अभी उन पर बहुत सारा अटैक भी हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप लोग भी ये समझ लीजिए कि जब इंटरनेट आया तो सबकी सोच था कि देखो फ्रीडम आ गया, पर क्या वाकई फ्रीडम आया? फ्रीडम ऑफ प्रेस आ गया। अभी मेरी आवाज जो है मैं कहीं पर भी खड़े होकर बोल सकता हूं, और इंटरनेट के जरिए जो है वो कहीं पर भी लोग मेरी आवाज सुनेंगे। पर क्या इसके पीछे ये पूरा सच है? नहीं। पी साईनाथ कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है यह, इंटरनेट आपको आवाज देता है, इंटरनेट आपको गारंटी देता है आपकी वॉइस के लिए जो है, लेकिन इंटरनेट जो है यह गारंटी नहीं देता है कि ये जो आप जो कुछ कह रहे हैं उसको कोई सुनेगा भी क्या। उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसके अलग एल्गोरिज्म है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक वेबसाइट चलाता हूं और मैं जो है एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूं। मेरे ऐसे तो इंस्टाग्राम पे 80,000 फॉलोअर हैं, पर मौके पर जो है मैं देखता हूं कि 2% से ज्यादा लोग इसको नहीं देखते हैं। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ पोस्ट किया तो जो मेरे फॉलोअर हैं, आपको लगता है कि वो 80,000 लोग देख रहे हैं, जबकि उसको हो सकता है। इसलिए हम बहुत सारी वेब पोर्टल को, वेब साइट को देखते हैं जहां पर कि लाखों उसके फॉलोअर होते हैं, पर जब हम वाकई में जब जाके चेक करते हैं उसको उस समय कितने लोग देख रहे हैं, तो वो संख्या कम होती है। कई बार ये आंकड़ा फेक भी होता है, क्योंकि फॉलोअर्स भी लोग खरीदते हैं और उसके जरिए भी वो अपना कहीं ना कहीं रुतबा बढ़ाना चाहते हैं। तो दरअसल इस पूरी पोस्ट को, अगर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसको 2% लोग ही उस पोस्ट को देखते हैं, और वो पोस्ट पेड बन जाती है, क्योंकि वो आपको ऑफर देता है कि आप अगर पोस्ट को पेड करना चाहते हैं तो आप पैसे दीजिए। अपने ऑडियंस को रीच करने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। इसलिए यह पूरा खेल जो है ये एक बड़ी पूंजी का, एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो खेल है। पॉलिटिकल स्लोगन में मोनोपोली को तोड़ो, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन था कि हमारे आया था कि एकाधिकार को तोड़ो। पर अब हम सोचते हैं कि इंटरनेट जो हमको एक फ्री स्पेस देता है उसमें ज्यादा मोनोपोली है। मीडिया में जो है वह इंटरनेट पर है, और इंटरनेट जो है डिजिटल मोनोपोली को जो है वो बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ 4 कंपनियों की मोनोपोली है। जो वो डिजिटल मोनोपोली में वो 4 कंपनियां हैं, जो पहले कभी 8 हुआ करती थी, अब घटकर 4 हो गई है। और आने वाले समय में जिस तरह से मोनोपोली हो रही है, पूंजी का खेल हो रहा है, तो पी साईनाथ कहते हैं कि ये 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो ये संख्या जो है वो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय डिज्नी हॉट स्टार को जियो ले रहा है, कहीं दूसरे के साथ कोई दूसरा आ रहा है। जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक को जो है उन्होंने रखा है, वो उनको इंस्टाग्राम भी चाहिए, गूगल, यूट्यूब, ये सब जो हैं अलग अलग तरीके से जो है उसमें 10 एनटीपी जो है थी, अभी वो 4 हो गई हैं। तो ये इस सारी चीजों को जो हम
को लगता है कि सबको लगता है, नए नौजवानों को लगता है कि हमको बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री में मिल रही है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो वो आप कुछ भी कहें, पर आप उसके मालिक नहीं हैं, वो कहीं और से वो गवर्न हो रहा है और उस पर दूसरे लोगों का कब्जा है। तो चलिए हम पी साईनाथ ने इस बारे में क्या कुछ कहा ये आपसे साझा करते हैं। अप्रैल का फर्स्ट वीक में अंबानी साहब डिज्नी हॉटस्टार के साथ एक मर्जर करके एक नया एंटिटी बनाया, डिज्नी हॉटस्टार एंड जियो जॉइंट वेंचर। और उस जॉइंट वेंचर का वैल्यू 8.5 अरब डॉलर। तो एक हफ्ते में जो 28 अरब डॉलर का वैल्यू था वो 36 बिलियन डॉलर बन गई एक हफ्ते के अंदर। एक्चुअली ओवरनाइट प्रोनाउंसमेंट किया 36 बिलियन डॉलर। और वो पहले जो 28 में था, 28 अरब डॉलर था, उसमें भी ये मर्जर के पहले उसमें भी 1/3 1/4 वैल्यू एक आदमी के हाथ में है, मुकेश भाई अंबानी। और इतना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ये है कि अभी अडानी साहब भी पहुंच गए एनडीटीवी खरीद के, और ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ये है कि अभी अडानी साहब भी पहुंच गए एनडीटीवी खरीद के, और ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो अडानी जब भी पहुंच गया, एनडीटीवी खरीदा, क्विंट ब्लूमबर्ग, वो ब्लूमबर्ग क्विंट को भी खरीद दिया। और उनका एक एजेंडा है जो मैं सुन रहा हूं कि बड़ा एजेंडा है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ नेगोशिएशन से दोनों के साथ अंबानी अडानी दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग मोर। जब ये 8.5 अरब डॉलर का डील हो गया, व्हाट डिड इट डू? इट गेव मुकेश अंबानी, वन मैन, कंट्रोल ऑफ 50 to 60%, 50 रखो, 50% ऑफ ऑल स्ट्रीमिंग। हिंदुस्तान में जितना स्ट्रीमिंग चलता है, आप जानते हैं कितना बड़ा स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री है। 50 to 60% of all streaming in India is controlled by Mukesh। तो पी साईनाथ कह रहे हैं कि आप कंज्यूमर हैं यहां, लेकिन आप प्रोड्यूसर हैं। आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कंटेंट को, और नॉर्मली जो होता है कि आप जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में जो है वो आपको इसका तो कोई पैसा मिलता नहीं, पर जो हम देखते हैं कि कहीं पर भी जो स्थापना का व्यय होता है, वो स्थापना का व्यय 17 से 20% या 25% तक होता है। पर ये जो कंपनियां हैं, इनका जो व्यय है वो 1% होता है। जो वेजेस हैं और सैलरी है वो 1% में सिमट के रह जाती है। तो ये बहुत बारीक बातें हैं जो कि हमने अभी देखा कि किस तरह से एक मीडिया से जुड़ा आदमी जो है वो बातें रख रहा है। इस समय बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे फेसबुक की गुलामी कर रहे हैं, ट्विटर की गुलामी कर रहे हैं, और प्रोड्यूसिंग कंटेंट जो है वो बना के दे रहे हैं, पर उससे हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। उल्टे वो हम पे कई बार चार्ज कर रहे हैं, हम जो पोस्ट डाल रहे हैं उसके लिए भी वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो पी साईनाथ की चिंता है कि जो वाकई में वो मीडिया जो कि वो पॉपुलर मीडिया नहीं है, मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं है, उस मीडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वही जो है वो आपकी बात को रखेगा। वरना जो है ये जो बड़े उद्योग समूह हैं वो इन बातों को नहीं रखेंगे, और एक तरह का घालमेल होगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया की जब बात करते हैं तो उसके साथ एंटरटेनमेंट की बात भी वो करते हैं, और वो कहते हैं कि मार्च
2024 में जो वैल्यू थी 2.32 खरब रुपया था ये मीडिया का। अब इसको उसमें कितना पैसा इसमें जो है आता है, और जैसे ही अप्रैल आता है और जब जियो जो है हॉट स्टार के साथ जुड़ जाता है तो इसका पूरा आंकड़ा एक हफ्ते में बदल जाता है। What is the value of the Indian media? Market value. Ernst and Young जो बड़ा सर्विसेज फर्म है, Ernst and Young, Deloitte, Daimler, ये सब हर साल एक रिपोर्ट डालते हैं Ernst and Young मीडिया के बारे में। What is the financial value of media, Indian media? आप देखिए इतना बड़ा इंडस्ट्री है वो तो। सबसे पहले ये पूरा मीडिया का वैल्यू नहीं है, जो ज्यादा से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है उनका वैल्यू, और उनका वैल्यू मार्च 31 2024 था। मार्च 31 का वैल्यू था 2.32 खरब रुपया, 2.32 ट्रिलियन रुपीस। समझिए कितना पैसा है इसमें, जस्ट लिस्टेड कंपनीज 2.32 ट्रिलियन रुपीस। करप्ट मतलब एक के बाद 12 शून्य मिलता है आपको। 2023 और अप्रैल में जो स्थिति थी फर्स्ट वीक में, वो अचानक से बढ़ जाती, क्योंकि उसको डिज्नी हॉट स्टार को जो है वो अंबानी जी की कंपनी टेक ओवर कर लेती है और उसके साथ वो मर्ज हो जाती है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो एक तरह से एक बड़ा अरबों खरबों का व्यवसाय बन गया है, और जिसमें बड़ी कारपोरेट पूंजी समाहित है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर हम अलग अलग तरह से बात करेंगे, पर मैं अभी आपके साथ पी साईनाथ के वीडियो को साझा करता हूं। आज जो है उसकी वैल्यू जो उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद 8.5 खरब डॉलर जो है वो हो गई, तो एक हफ्ते में ये जो 28 खरब डॉलर का जो वैल्यू थी वो 36 मिलियन डॉलर जो है वो बन गई। तो कहीं ना कहीं पूंजी किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, इसके बारे में भी पी साईनाथ लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि देखिए आप जो समझ रहे हैं चीजें वैसी नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। मैं आपको पी साईनाथ के जो वृंदावन हॉल में जो भाषण था उसका लिंक देता हूं, आप उस लिंक को देखिएगा और समझिए, फिर मौका होगा तो फिर मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें इसी विषय पे मीडिया के पोस्टमार्टम को लेकर आपसे बातचीत करूंगा। फिलहाल नमस्कार।